आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में क्लास 11th मैथ्स स्ट्रेट लाइन चैप्टर चल रहा है। चैप्टर नंबर 9 है स्ट्रेट लाइन। और मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा और इधर ऊपर एक घूमता हुआ टाइटल भी आ रहा होगा आपके सामने। तो स्ट्रेट लाइन में हमने 9.1, 9.2, 9.3 के सभी इंट्रोडक्शंस और सॉल्यूशन वीडियोस एंड एग्जांपल सब पहले ही कर दिए हैं फिनिश। और अब हम मिसलेनियस एग्जांपल करेंगे और उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। तो मिसलेनियस एग्जांपल्स में हमारे पास 6 एग्जांपल्स हैं, जिनके लिए कोई भी नया कोई फॉर्मूला, कोई नया कंसेप्ट नहीं बताना। जो भी चीजें हैं वो सब पहले वाली ही यूज होंगी जो अब तुमने पढ़ा है। 6 एग्जाम्पल हैं, 6 एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ अलग अलग बातें हैं यहाँ पर। ऐसा जैसे 6 क्वेश्चन हम आप करेंगे ना, ऐसे हमने पीछे किसी एक्सरसाइज में नहीं करे हैं, उनसे अलग है। हाँ, मगर कंसेप्ट फॉर्मूले सब पहले वाले ही यूज होंगे जो भी हमने अब तक पढ़े हैं। स्लोप पढ़े हैं और वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ी हैं। क्लियर है बात? और हमने क्या पढ़ा था उसके बाद? एंगल बिटवीन टू लाइंस, जो भी चीजें हमने तक पढ़ी हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन पढ़ा था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस पढ़ा था। उन सभी को यहाँ पर हम यूज करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 और आज की वीडियो का पहला एग्जाम्पल 11। इफ द लाइंस, 3 लाइंस आर गिवन, क्वेश्चन में 3 लाइन गिवन है। 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस के वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये 3 लाइन क्वेश्चन में गिवन है। और वो देखो, और वो कह रहा है क्वेश्चन में हमसे 3 लाइनों में आर कंसर्न्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये 3 लाइन आर कंसर्न्ड है। कंसर्न्ड का मतलब क्या होता है? कंसर्न्ड का मतलब होता है तीनों लाइनों को अगर एक ही पॉइंट से पास हो रही है। मान लो ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है और ये कोई थर्ड लाइन है, और अगर तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है तो हम बोलते हैं कि ये लाइन कंसर्न्ड है। कंसर्न्ड मींस एक ही पॉइंट से पास होना। 4 भी हो सकते हैं कंसर्न्ड, 5 भी हो सकती हैं। फिलहाल क्वेश्चन 3 दे रखी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सुनो, ये है लाइन फर्स्ट, ये है लाइन सेकंड, ये है लाइन थर्ड। तीनों लाइन कंसर्न्ड है, तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या तरीका लगाएंगे हम? पहले लाइन 1 की इक्वेशन और लाइन 2 की इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे? लाइन 1 और लाइन 2, मान लो ये जो बोर्ड पर आपको दिख रही है ना, ये लाइन 1 और 2 है, इनकी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। और जरा बताओ सॉरी 3 की, लाइन 1 और 3। अच्छा, 2 को क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 2 में तो अननोन वैल्यू के पहले से ही है जो हमको फाइंड भी करनी है। ठीक है ना, तो फर्स्ट और थर्ड में सोल्व करेंगे। ये मान लो फर्स्ट है, ये थर्ड है, तो इनको सोल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा ना, ए कोमा बी। इनको सोल्व करके इन फर्स्ट का थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। और अब वो कह रहे हैं कि लाइन 2 भी इसी पॉइंट से पास हो रही है। तो अगर लाइन 2 भी इसी पॉइंट से पास होगी तो ये कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करेंगे। तब तो ये कोऑर्डिनेट इस लाइन की को सेटिस्फाई करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू में पुट कर दूंगा, क्या निकल जाएगा। तो ये काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्लियर है बात? तो मैंने क्वेश्चन को आपको आउटलाइन तो बता दी कि पहले फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करके तीनों लाइनों का कॉमन पॉइंट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट, वो निकाल लेंगे और फिर पॉइंट को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक, तो सोल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड तो बहुत ही इजी तरीका है सोल्व करने का, क्लास 10th वाला। एलिमिनेशन से कर सकते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 3, या सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बुक में उसमें दिया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हो सकता है तुम बच्चे जानते हो क्योंकि क्लास 10th में तो वो अब हट चुका है। ठीक है, तो y को ऐड कर लो, मतलब इसको ऐड कर दो तो y से y कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस 3 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5/5 इज इक्वल टू 1। पुट करो ये वैल्यू फर्स्ट में और x आएगा हमारे पास y। तो 2 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू डी 0। 2 1 2, 2 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 1,1। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया? 1,1। क्लियर है? अब क्योंकि लाइंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर कंसर्न, भाई उसने क्या कहा है कि तीनों लाइनें कंसर्न है। अगर तीनों लाइनें कंसर्न है तो जो पॉइंट अभी हमने फाइंड किया है 1,1,
जो पॉइंट अभी हमने फाइंड किया है 1,1 सेटिस्फाइज इक्वेशन 2। सो पॉइंट जो आया है अपने पास 1,1, so point 1,1 will be satisfied. Point 1,1 will be satisfy equation 2। तो point 1,1 equation 2 को satisfy करेगा, पुट कर दो, पुट x is equal to 1, y is equal to 1, तो 5 into 1 plus k into 1 minus 3 is equal to 0, तो 5 plus k minus 3 is equal to 0, तो k plus 2 is equal to 0, तो k is equal to -2। तो हमको यही अननोन वैल्यू बतानी थी, k is equal to -2। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि एग्जांपल नंबर 12 आज की वीडियो का दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझने का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना, अक्सर आ जाता है एग्जाम में। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x - 5 is equal to 0 फ्रॉम द पॉइंट दिस। इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस बतानी है। सिंपल सी बात है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x - 5 is equal to 0 फ्रॉम द पॉइंट P4,1। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन को यहीं रोक दें, P4,1 यही रोक देते हैं, फुल स्टॉप, आगे स्टेटमेंट कुछ नहीं लिखा है मान लो। फिर से पढ़ता हूं एक बार, सिर्फ इतना पढ़ूंगा मैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x - y is equal to 0 फ्रॉम द पॉइंट 4,1, बस इतना। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कोई लाइन है 4x - y is equal to 0 और कोई पॉइंट P है 4,1 और इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस बतानी है, जो हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। हमने पढ़ा था ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। तब तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर देते, कब? अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही लिखा हुआ होता। कितना? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x - y is equal to 0 फ्रॉम द पॉइंट P4,1। अगर इतना होता तब तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, जो हमने 9.3 में पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। मगर उसने कुछ और कहा है क्वेश्चन में, उसने कुछ और कहा है। उसने हमसे डिस्टेंस तो उसने हमसे क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या है कि जो ये फॉर्मूला होता है ना, जो अभी तक लिखा हुआ था, उससे जब जिस टाइम पर मैंने आपको ये फॉर्मूला समझाया था तो बताया था कि इस फॉर्मूले से तो हम किसी पॉइंट से किसी लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो फाइंड करते हैं। क्लियर है? उस फॉर्मूले से तो हम किसी पॉइंट और लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो फाइंड करते हैं। मगर इस बार क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा, आप ध्यान से सुनो उसने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है हमसे। इस बार हमको इस पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से फाइंड तो करनी है, लेकिन जिस टाइम पर मैंने आपको पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस समझाई थी तो एक बात और बताई थी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो होती है, साथ साथ इस पॉइंट से इस लाइन की इनफाइनाइट डिस्टेंसेस मौजूद है। बताओ है नहीं? ये सब भी तो डिस्टेंस ही है ना पॉइंट की लाइन से। ये सब अलग अलग लाइन से, ये सब अलग अलग लाइन से, उस फॉर्मूले से हम सिर्फ परपेंडिकुलर वाली ही फाइंड कर सकते हैं। उसने ये पूछा है कि इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड तो करनी है, मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल 135 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका क्या मतलब है? लेकिन उस लाइन के अलोंग फाइंड करनी है जो एक्स एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल बनाती है। सोरो फिर से देखेंगे एक बार, मान लो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए। अब देखते हैं फिगर, ये सपोज करो थोड़ी देर के लिए, ये सपोज करो थोड़ी देर के लिए 4x - y is equal to 0 हमारे पास एक लाइन हो गई, पॉइंट 4,1 हमारे पास ये हो गया। इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर फाइंड करनी होती तब तो हम कर सकते हैं, फॉर्मूला है। इसने कहा है कि इस पॉइंट की इस लाइन से इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है ना, इनफाइनाइट वो बताओ जो उस लाइन के अलोंग जाए, जो वो डिस्टेंस बताओ जो इस लाइन के अलोंग है। ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है? 135 डिग्री, ये कह रहा है वो। तो हमको इस पॉइंट से इस लाइन की, मान लो ये P है और ये Q है, तो हमको PQ फाइंड करना है। और PQ जो लाइन है वो आगे चल के एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? 135 डिग्री। इस बार हम इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि ये लाइन यहाँ पर इस बार परपेंडिकुलर पर कट नहीं करेगी जाके। तो समझ में आया क्वेश्चन को क्या मतलब समझा रहा हूँ मैं इतनी देर से? फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर पाएंगे? क्योंकि फॉर्मूला से तो हम केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस बार इसने
इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस पूछी तो है, मगर अलोंग दिस लाइन जो कि एक्स एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन का एक एक्यूरेट और बिल्कुल प्योर फिगर बनाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में नीड है उस चीज की। इसका रफ फिगर काम नहीं करेगी, बिल्कुल भी फिगर बनेगी और फेयर फिगर बनेगी, एकदम एक्सैक्ट बनेगी। ठीक है, तो फिर से देखते हैं एक बार। ये तो हो गए एक्सिस, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। ये तो हो गए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब सबसे पहले हमने क्लास 10 में सीखा था कि 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं, लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं, तो फॉर ड्रॉइंग लाइन 1 दैट इज 4x माइनस 5 को ड्रॉ कैसे करेंगे। सुनो, ये बात मैं आपको समझा चुका हूं कई बार कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, जैसे कि यहाँ पे नहीं है, यानी कि जीरो है, ए एक्स प्लस बी वाई तो है, सी तो जीरो है ना, तो लाइन इस ओरिजिन से पास होगी। ये बात मैंने आपको कई बार बता दी कि अगर किसी लाइन की इक्वेशन में सी नहीं है तो वो लाइन ओरिजिन से पास होगी। और दूसरी बात, तरीका ये भी होगा कि आप इस लाइन में थोड़ी देर के लिए पुट करो कितना, x इज इक्वल टू 1, और ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू, ये काम मन में करना है भाई, x की वैल्यू 1 रखोगे ना तो 4 बन जाए 4, तो उधर भेज दो तो y कितना आ जाएगा 4। तो यहां से पॉइंट बन के आया 1,4। अब इसमें पुट करो x की वैल्यू 2, तो 2 4 जा 8, तो y कितना आएगा 8। तो 2,4 तो कुछ इस तरह से। तो लाइन पास कहां से होगी, 0,0 से, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 4, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 8, कुछ इस तरह से लाइन हमारी जाएगी होकर के। ठीक, तो फिलहाल हमने आइडिया के लिए लाइन को ड्रॉ तो कर लिया। ये हमारी लाइन है, ये हमारी वाली लाइन है कौन सी, तो गिवन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और ये पॉइंट ओरिजिन हो गया। इन पॉइंट्स को यहाँ पर शो करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, ठीक है, इतनी बात चले। अब कहता है कि एक पॉइंट है 4,1, एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 1, ये कोई पॉइंट है 4,1। ठीक, ये कोई पॉइंट कौन सा है, 4,1। बिल्कुल एग्जैक्ट काम करना पड़ेगा इस बार आपको। और इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस बतानी है, कौन सी डिस्टेंस, ये इस पॉइंट से वो लाइन पास करो जो एक्स एक्सिस से 135 का एंगल बनाती है। ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 135 डिग्री। और मान लो ये इसको कट करती है क्यू पॉइंट पर, तो अपने को पी क्यू फाइंड करनी है, अपने को पी क्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में समझ में आया कुछ, मैंने इसकी एग्जैक्ट फिगर बना दी कि हमको करना क्या है। एक लाइन है 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट है P4,1, इस पॉइंट से जाने वाली वो लाइन, इस पॉइंट से जाने वाली वो लाइन जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 135 डिग्री का एंगल बनाती है, इस लाइन के अलोंग, यानी कि यहां से अगर हम चलना शुरू करें इस लाइन के ऊपर चलें तो P से Q तक कितना डिस्टेंस होगा ये बताना है। ठीक है बात। अब P से Q तक का डिस्टेंस बताने के लिए मेरे को पहले Q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। पूछो क्यों, क्योंकि जब मेरे पास Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, P के ऑलरेडी हैं, तो हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10th वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सारा खेल है किसके ऊपर डिपेंड, Q के कोऑर्डिनेट्स पर। सारा खेल किसके ऊपर है, Q के कोऑर्डिनेट्स पर। और Q वो पॉइंट, वो Q के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, Q जो है वो इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ध्यान से देखो फिगर में, क्यू जो पॉइंट है वो ब्लू वाली लाइन का और ब्लैक वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट तो है। तो अगर मेरे पास इसकी इक्वेशन तो है गिवन की, और मैं किसी तरह पी क्यू की इक्वेशन और फाइंड कर लूं, गिवन की इक्वेशन तो है, पी क्यू की इक्वेशन और फाइंड कर लूं, तो हम इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। तो अब सवाल क्या रहा, पहले मैं पी क्यू की इक्वेशन फाइंड करूंगा। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन होंगी, फिर मैं इन दोनों को सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि क्यू फाइंड करूंगा। और जब क्यू आएगा तो फिर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड करूंगा। ये तीन काम मुझको करना है। ठीक है, अब पी क्यू की इक्वेशन के लिए, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, पी क्यू की इक्वेशन के लिए सबसे पहले तो m इज इक्वल टू कितना होगा, tan थीटा, जहां पर थीटा कितना है
135 और 135 को हम लिखेंगे 90 प्लस 45 और ट्रिग्नोमेट्री जिसको आती है तो उसको पता होगा कि ये हो जाएगा cot 45 और ये हो जाएगा -1, तो m की वैल्यू तो हो गई मेरे पास -1। और यही लाइन पी क्यू किस पॉइंट से पास हो रही है भैया, देख के बताओ। ये पास हो रही है 4,1 से, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, सबको उधर लेके आओ। तो x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये बन गई मेरे पास सेकंड। तो मेरे पास पी क्यू की क्वेश्चन तो आ गई। अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, फर्स्ट को और सेकंड को। इन दोनों को सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ जाएगा, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सोल्विंग होगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये सेकंड। दोनों को ऐड कर दो, y से y कैंसिल, तो 5x इज इक्वल टू 0। तो इसमें सेकंड x प्लस वाई इक्वल टू 5 था ना, तो 5x इज इक्वल टू 5, तो x कितना हो गया 1। ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे फर्स्ट में तो ध्यान से देखो, 4 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू भी कितना हो गया 4। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड किया कितना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि q के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास 1,4। तो q के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 1,4, ये भी। और अब हम निकाल सकते हैं पॉइंट P से लाइन के डिस्टेंस अलोंग दिस लाइन, कैसे, P क्यू फाइंड करके। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू इज इक्वल टू रूट x1 y1 x2 y2। तो x1 x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 1 प्लस 4 गया -3 का स्क्वायर 9, और ये भी 9, 9 और 9 18, रूट 18 दैट इज 3√2 यूनिट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर, कंप्लीट सॉल्यूशन विद फिगर भी बनेगी। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ नया करने को मिला, कुछ दिमाग का यूज करने को मिला, है ना। चलो नोट करेंगे इसको, चलते हैं नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है मिरर इमेज वाला, और मिरर इमेज वाला क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, पहले बुक में भी तो काफी सारे होते थे। अब बुक काफी चेंज हो गई है तो क्वेश्चन भी नहीं रहे। तो उस जमाने में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करते थे, अब भी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे फाइंड करते हैं मिरर इमेज। देखो क्या मतलब है मिरर इमेज का, किसी पॉइंट की किसी लाइन के अंदर मिरर इमेज क्या होगी। सिंपल सी बात है, समझो कि ये कोई लाइन है और ये यहाँ पर जहाँ मेरी ये उंगली है ना, इस उंगली का जो एंड पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक। ये मिरर है, शीशा रखा हुआ है ऐसे, आईना, ये क्या है पॉइंट। तो इसकी जो इमेज है, मतलब इसके अंदर ठीक अपोजिट डायरेक्शन में और उतनी दूरी पे, जितनी दूरी पे पॉइंट यहाँ पे है ना, मान लो ये कोई लाइन है, सिंपल सी बात है भैया, ये कोई लाइन है, ये कोई पॉइंट है। हमको इस पॉइंट की इस लाइन पे अगर मिरर इमेज बतानी है तो मतलब ये होगा कि जितनी डिस्टेंस ये है ना, ठीक उतनी डिस्टेंस बट अपोजिट डायरेक्शन में जो पॉइंट होगा वो बताना है, इसे बोलते हैं मिरर इमेज। तो किसी पॉइंट की, पॉइंट पी की इस लाइन के अंतर्गत, इस लाइन में जो मिरर इमेज होगी वो क्या होगी, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जो पॉइंट पड़ेगा ना वो होगी, ठीक है। हम उसको फाइंड कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसको फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कहता है क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार, एस्यूमिंग द स्ट्रेट लाइन वर्क्स एज द प्लेन मिरर फॉर ए पॉइंट। ये मान लो कि कोई जो लाइन है वो किसी पॉइंट के लिए प्लेन मिरर का काम कर रही है, ठीक है। तो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 इन द लाइन x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। इस लाइन पे, इस लाइन के लिए इस पॉइंट की इमेज बतानी है, इस लाइन के लिए क्या बताना है, इस पॉइंट की इमेज। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमको एक्यूरेट फिगर ही ड्रॉ करनी पड़ती है। तो इस लाइन पे, इस लाइन में इस पॉइंट की जो इमेज बताने के लिए पहले इनको जरा ड्रॉ करते हैं एक बार, बहुत ध्यान सुनना।
बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, अगर देखो कंसेप्ट पता है तो सब इजी है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार बताओ, ये फर्स्ट मान लो 4 लाइन फर्स्ट, मैंने आपको लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये सब समझाया हुआ है, क्लास 10th में समझाया था, 11th में भी, कि हमको किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए ना 2 पॉइंट्स चाहिए। तो एक बार वाई रखो, एक्स आएगा, 4 लाइन फर्स्ट, पुट y इज इक्वल टू 0, और ये काम ना डायरेक्ट कर दिया करो, y 0 रखोगे तो क्या बचेगा, x प्लस 4, 4 उधर गया तो -4, x इज इक्वल टू -4, तो पहला पॉइंट अब बन के आया मेरे पास -4, 0। बुक में ये सब चीजें उन्होंने नहीं कर रखी, मगर आपको करनी है। अब पुट करो x इज इक्वल टू 0, जब x 0 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3, 4/3। तो यहां से भी एक पॉइंट बन के आ गया मेरे पास कि 0,4/3। तो ये कुछ तरीका होता है जिससे हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। एक बार y 0 पुट किया तो पॉइंट फाइंड किया, एक बार x को 0 पुट किया और एक पॉइंट फाइंड किया, ठीक है। तो ये कहां पर होगा 0,4/3, y एक्सिस पर होगा, ये मान लो, और -4,0 यहाँ पर होगा। तो कुछ इन दोनों पॉइंट से लाइन पास हो जाएगी हमारी। वैसे इस चीज की इतनी नीड क्वेश्चन में है नहीं, फिर भी मैंने बता दिया। -4,0 ये होता है एक्स एक्सिस पर, और 0,4,3 भाई वाई एक्सिस तो होगा ना, 1 से थोड़ा सा ऊपर। तो ये हमने पहले आपकी लाइन ड्रॉ कर दी, कौन सी, x -3y प्लस के 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले हमने इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया क्वेश्चन में, क्लियर है इतनी बात। अब पॉइंट की बात करेंगे, 1,2 पॉइंट जो है 1,2 वो एक्स एक्सिस पे 1 डिस्टेंस चलो, वाई एक्सिस पे 2 डिस्टेंस चलो, ये रहा पॉइंट, मान लो ये पॉइंट हो गया P 1,2, क्लियर है इतनी बात। अब हमको इस पॉइंट का, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, क्योंकि पहले सब चीजें फ्रेम में नहीं आई थी। तो अब हमको पॉइंट P जो 1,2 है उसकी मिरर इमेज बतानी है इस लाइन के अंदर क्या होगी, मतलब इसकी ठीक जितनी डिस्टेंस पर ये है, अपोजिट डायरेक्शन में उतनी डिस्टेंस जो पॉइंट पड़ेगा उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक। तो हमने मान लिया कि Q कोई पॉइंट है। अच्छा देखो, ये कोई अभी कंफर्म नहीं था कि कोई पॉइंट Q जो होगा, मतलब जो इसकी इमेज बनेगी, मैंने क्या मान लिया, जो इसकी इमेज है वो Q है। पॉइंट P की इस लाइन के जो अंदर इमेज है वो कितनी है, Q, यानी कि पॉइंट Q वो पॉइंट है जो ठीक इतनी डिस्टेंस पर और अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ में होगा, ये कहीं भी हो सकता है। तो इन जनरल हमने इसको फर्स्ट में मान लिया, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी एच और के की, तब पता लगेगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि इस पॉइंट की जो ये मिरर इमेज है वो कौन हो जाएगा, पॉइंट Q, और इसको हम मान लेंगे M। इतनी बात समझ में आ गई। इसी बात को यहां पे लिखेंगे, लेट Q H, K be the mirror image of P 1,2 in line 1। हमने क्या कहा कि जो पॉइंट Q H, K है वो लाइन 1 के अंदर पॉइंट P की इमेज है, क्लियर है। पॉइंट P की जो इमेज है, पॉइंट P 1,2 की जो इमेज है इस लाइन के अंदर, वो कितनी है, Q H, K। अब हमारा काम है H, K के कोऑर्डिनेट, H, K की वैल्यू फाइंड करना है। हमारा काम क्या है, H और K की वैल्यू फाइंड करना, क्लियर है बात। अब सुनो, H और K की वैल्यू दो कैसे फाइंड करेंगे, पहले मैं कुछ शॉर्ट में बताता हूं। मैं बनाऊंगा 2 लीनियर इक्वेशन H और K में ऐसे ही, और फिर उन दोनों को मैं सोल्व करूंगा एलिमिनेशन मेथड से। ये इक्वेशन कैसे बन के आएगी, H में और K में, ये भी कैसे बन के आएगी, H में और K में, ठीक। तो H और K में 2 लीनियर इक्वेशन मेरे को बनानी है, और उनको बना के हम उसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब उसके लिए कुछ दिमाग लगाना शुरू करो। सबसे पहले ये बताओ, बहुत ध्यान सुनना, क्या जो लाइन 1 है ना वो PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हुआ या नहीं, ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है भाई। ये चीज ऐसे तो बनती है, बिल्कुल समझ लो बात को भाई। जितनी जितनी डिस्टेंस PM है उतनी डिस्टेंस QM है, यानी कि M मिड पॉइंट किसका है, PQ का, और ये परपेंडिकुलर भी तो है भाई। मिरर इमेज का मतलब जो रे जा रही है वो बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री पर कट करते जा रही है ना। तो इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट है वो क्या होगा कि लाइन 1
लाइन वन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, line 1 is the perpendicular बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। ये बात बहुत ध्यान से नोट कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन की, कि जो लाइन 1 है ब्लू वाली बड़ी लाइन, ये इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये इसको 90 पे कट भी कर रही है और एम मिड पॉइंट भी है एचके का, तो सॉरी पी क्यू का। ठीक है, तो मुझको आप बताओ, सोच के, अगर मैं ये कहूं आपसे थोड़ी देर के लिए स्लोप ऑफ पी क्यू, यानी कि m1, स्लोप ऑफ पी क्यू, तो x1 y1 x2 y2 कितना होगा, k - 2 अपॉन h - 1। और अगर मैं बताऊं आपको थोड़ी देर के लिए स्लोप ऑफ लाइन 1 दैट इज m2 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो मेरे पास दोनों की स्लोप आ गई और दोनों परपेंडिकुलर है, बाय कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन से क्या हो जाएगा भाई, m1 m2 की वैल्यू माइनस हो जाएगी ना यार। हमको h और k में इक्वेशन तो बनानी है, मैंने बताया ना आपको, हमको h और k में दो इक्वेशन बनानी है, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि h और k में दो इक्वेशन बन के आए मेरे पास। m1 m2 कितना हो जाएगा, -1। तो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है k - 2 अपॉन h - 1 इंटू 1/3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो सुनो k - 1 इसको हटा दो इसमें, ऐसा कर देते हैं ना, तो k - 1 अपॉन 3h - 3 इज इक्वल टू -1। तो k - 1 इज इक्वल टू -3h + 3, इनको इधर ले आओ, तो प्लस के 3h प्लस के और माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बताया था कि मैं h और k में दो इक्वेशन बनाऊंगा, एक तो मैंने बना दी, मैं h और k में दो इक्वेशन बनाऊंगा, तो एक तो मैंने बना दी, कैसे बनाई मैंने, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन यूज करके, स्लोप फाइंड की m1 की, स्लोप फाइंड की m2 की, और दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो m1 m2 इक्वल टू क्या यूज किया मैंने, -1, और बना दी। अब बनाऊंगा एक और, अब यूज करूंगा बाइसेक्टर का, m इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, क्योंकि m इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, क्योंकि m इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। सो m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से x1 + x2 / 2, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। तो m के कोऑर्डिनेट आ गए, क्लियर है बात, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, और m जो पॉइंट है वो लाइन 1 के ऊपर ही तो है, क्योंकि पॉइंट m लाइज ऑन लाइन 1। सुनो ध्यान से, पॉइंट m जो है वो लाइज ऑन लाइन 1, तो m के कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, नहीं करेंगे, कराओ सेटिस्फाई। x की जगह भरो, x की जगह h + 1/2 -3, y की जगह k + 2/2 और प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट उस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। 2 से कर दो सारे को मल्टीप्लाई, तो h + 1 - 3 इंटू k + 2 + 8 इज इक्वल टू 0। तो h + 1 - 3k -6 + 8 इज इक्वल टू 0। तो h - 3k 8 और 1 9 में 6 गए, -3 इज इक्वल टू 0, और ये लो बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब मैंने h और k में दोनों इक्वेशन बना दी, फर्स्ट और सेकंड। अब इतना नोट करो, क्योंकि अब हम पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे h और k को, तब जाके कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे पॉइंट q के। इतनी बात सभी नोट कर लेंगे एक बार, क्योंकि अब हमको जगह चाहिए फर्स्ट सेकंड को सोल्व करने के लिए। तो अच्छा कौन सा क्वेश्चन है, देखो इन क्वेश्चन को वही कर सकते हैं जिनको सारी बातें पता होंगी चैप्टर की, तो कितनी बातें यूज हो रही है, कहाँ की कहाँ बातें यूज हो रही है, ठीक है, इसमें कई चीजें आ गई। चलो तो नोट करेंगे इसको पहले इतना, अब चलते हैं आगे, क्योंकि अब मेरे को लाइन 1 और लाइन 2 की इक्वेशन को सोल्व करनी है बस, और कुछ नहीं करना।
तो सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, इसके बाद यहां से नोट करना है, मतलब वहां के बाद ये नोट करना है, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब कितना 3h प्लस के 3h प्लस के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हो सकता है कि मैंने फर्स्ट उसको बना दी हो पहले, देखना एक बात, हो सकता है कि मैंने फर्स्ट, शायद में लग रहा है ऐसा, जो मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी थी थोड़ी देर पहले, शायद वो फर्स्ट लिखी हुई थी मैंने, तो इसको सेकंड मान लेना, इसको थर्ड मान लेना, ऐसा कर लेना है ना, मुझे लग रहा है ऐसा। तो सोल्विंग सेकंड एंड थर्ड, इसको आप सेकंड मान लेना, उसको थर्ड, शायद अगर हुआ तो, है ना। सोल्विंग सेकंड 3h प्लस के माइनस 4 और h माइनस 3k माइनस 3। अब ये सोल्व कैसे होंगी, बाई एलिमिनेशन मेथड, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ताकि 3k और 3k ऐड करने पर कट जाए, कट गया, 3 3 जा 9h प्लस h माइनस के 12 माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, तो 10h माइनस 15, तो 10h इज इक्वल टू 15, तो h इज इक्वल टू 15 अपॉन 10, तो 5 या 15 और 5 दूनी 10। दोनों इक्वेशन के दोनों में मिस्टेक हुई कुछ थोड़ी सी, सॉरी उसके लिए। तो करना क्या था, यहाँ पर तो आएगा k माइनस टू, के माइनस टू, तो कोई ठीक कर लेंगे k माइनस टू, और अभी बन जाएगा 5, और दूसरा एरर मिला, अच्छा वो यहाँ भी शायद मिस्टेक थी, उसको ठीक कर लेना, कोई बात नहीं। और ये 8 और एक 9 में से 6 गई 3, तो ये प्लस के 3 आने थे, तो 3h प्लस के माइनस के 5 आएगा इधर तो, और h माइनस 3 के प्लस 3 आएगा, राइट। तो अब इधर क्या बनेगा, अब इधर पता है क्या बनेगा, वो जो भी यहाँ पे मिस्टेक थी ना पहले जो मैंने रब किया, वहां पर ठीक कर लेना, 3 9h प्लस h माइनस के 15 और प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, तो 9h और 1h 10h माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, तो 10h इज इक्वल टू 12, h इज इक्वल टू 12 अपॉन 10, यानी कि 2 चीज 12 2 5 10, तो h की वैल्यू आएगी 6 अपॉन 5, अब सही है, h की वैल्यू 6 अपॉन 5, और इस h की वैल्यू को पुट कर दो सेकंड में या थर्ड में, पुट इन टू कर दो इसको आप, पुट इन टू, तो 3 इंटू एच प्लस के माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, तो 3 छंग 18 बटे 5 प्लस के माइनस के 5 बराबर 0, तो के को निकालना है, बाकी सब उधर भेज दो, तो 5 माइनस 18 बटे 5, 5 25 में से 18 गए तो 7 बटे 5, तो पी भी आ गया और सॉरी एच भी आ गया और के भी आ गया। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, यानी कि मिरर इमेज ऑफ पी इन द लाइन दिस, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एच की वैल्यू क्या आई है 6 अपॉन 5 और के की वैल्यू 7 अपॉन 5, तो इसका आंसर होगा 6 अपॉन 5 7 अपॉन 5, क्यू की कोऑर्डिनेट 6 अपॉन 5 7 अपॉन 5, इस तरह से करना है, ठीक है। चलो तुरंत नोट करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। सो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, 3 लाइंस लिखी हुई हैं, उन 3 लाइन से जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे तो 3 लाइन है, पहले की इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1 x प्लस c1, सेकेंड लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, थर्ड लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0। ये 3 लाइन हमारे पास है, y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2 and x is equal to 0। इन तीनों लाइन से जो ट्रायंगल बनता है, तीनों लाइन को मिलाकर ट्रायंगल बनता है, उसका एरिया ये फाइंड करना है, ठीक। तो सुनो, अगर हम इसको एक फिगर में देखें, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर तो ये होगी नहीं, क्योंकि एम सी वगैरह भी अननोन्स है। देखो जो ये x इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना थर्ड लाइन पर, आपको याद होगा x इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है, तो एक लाइन में ड्रॉ ऑटोमेटिक हो गई वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस होता है उसी को बोलते हैं x इज इक्वल टू 0, बची 2 लाइनें। अब बची मेरे पास 2 लाइनें, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। मान लो कि ये एक लाइन इनमें से ऐसी है, ये वाली ऊपर वाली जो है, और एक लाइन इनमें से ऐसी है, मान लो ये वाली ऐसे है, ये वाली ऐसे है, ठीक, इस तरह मान लो। जरूर नहीं, आप कैसे ही मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू तो गिवन नहीं है। तो वो कह रहा है कि
वही क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, ये तो है लाइन 1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, ये है लाइन 2, और y एक्सिस को बोलते हैं x इज इक्वल टू 0। इन तीनों लाइन से जो एक ट्रायंगल बन के आया है ना अंदर, ये जो ट्रायंगल से मैंने शेड कर दिया भैया, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, इस ट्रायंगल का एरिया हमको फाइंड करना है। ट्रायंगल इसको मैंने मान लिया ए, पॉइंट बी सी। तो इन तीनों लाइनों से, यानी कि पहली लाइन y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, दूसरी लाइन y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, और x इज इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस, इन तीनों से जो ये ट्रायंगल बना है ABC, इस ट्रायंगल ABC का एरिया हमको फाइंड करना है। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी का एरिया हमको फाइंड करना है, और ट्राइंगल एबीसी का एरिया फाइंड करने के लिए हमको ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस एबीसी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। एबीसी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले लाइन 1 और 2 को सोल्व करो तो पॉइंट ए निकल के आएगा। फिर पहले पॉइंट लाइन 1 को और लाइन 2 की इक्वेशन को सोल्व करो तो पॉइंट फाइंड होके आएगा ए। तो सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट, y में से y गया 0, इज इक्वल टू m1x प्लस c1 माइनस m2x माइनस c2। तो 0 इज इक्वल टू x कॉमन, तो m1 माइनस m2 क्योंकि x तो कॉमन आ गया, प्लस c1 माइनस c2, इनको धर ले आओ। तो m1 माइनस m2x इज इक्वल टू c2 माइनस c1। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। ये हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं। पॉइंट ए के हमको वो ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है ना, ये जो मैंने आपके लिए लिखवाया था वो लगाना है। तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाने के लिए तीनों वर्टिसेस पता होने चाहिए। तो अभी तो एक्स की वैल्यू निकल के आई है, ठीक, पुट इन फर्स्ट। जब इस वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स, एक्स कितना है c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 और प्लस c1। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, बड़ा है, ध्यान से देखते जाना। तो y इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया नीचे, इसका एलसीएम आ गया m1 माइनस m2, तो यहां बनेगा m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 माइनस m2 c1। तो m1 c1 कैंसिल करो, तो y इज इक्वल टू m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ए के कोऑर्डिनेट निकल के आए तो खाली हमें तो तीनों को निकालने हैं, ए के भी, बी के भी, सी के भी। ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 कोमा m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। ये अभी सिर्फ ट्राइंगल एबीसी में वर्टिसेस ए के कोऑर्डिनेट फाइंड होकर आए हैं। अभी हमको बी के भी फाइंड करने हैं और सी के भी फाइंड करने हैं। अब ए तो फाइंड हो गया जो भी है, अब बी देखो, बी जो है ना वो है लाइन 1 और वाई एक्सिस, लाइन 1 और वाई एक्सिस। भाई जो बी पॉइंट है वो किन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लाइन 1 का और वाई एक्सिस का। तो किन को सोल्व करेंगे, फर्स्ट को और थर्ड को, फर्स्ट को और थर्ड को। ये तो बहुत इजी है, सोल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड। जब हम फर्स्ट को और थर्ड को सोल्व करेंगे तो कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू उठा के वहां भर देनी। y इज इक्वल टू m1, एक्स तो निकला हुआ है पहले, x0 और प्लस c1, तो y इज इक्वल टू 0 बन गया तो c1। तो पॉइंट b के कोऑर्डिनेट भी आ गए, कितना, x तो हमने फर्स्ट को और थर्ड को सोल्व करा है ना, तो x तो यही हो जाएगा
0, और ये 0 पुट करने पर y कितना दिया इसने हमको, c1, तो b के कोऑर्डिनेट आ गए 0, c1। ठीक, अब ऐसे ही c के लिए सेकंड को और y एक्सिस को, यानी कि थर्ड को, सेकंड और थर्ड को सोल्व करो। सोल्विंग सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड कितना है, y इज इक्वल टू m2x कितना है 0 और प्लस c2, तो y इज इक्वल टू कितना बन गया c2, तो पॉइंट c के कोऑर्डिनेट भी आ गए, x तो कितना 0 और y कितना आ गया c2, तो 0, c2। तो पहले हमने ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के एबीसी के कोऑर्डिनेट फाइंड करे। तो कुछ नहीं करना, सिंपल इनको पेयर में सोल्व करनी है। एक बार सोल्व करनी है फर्स्ट सेकंड, एक बार सेकंड थर्ड, एक बार थर्ड फर्स्ट। देखो, और चाहे पहले क्वेश्चन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, पहले हमने सोल्व की फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फिर हमने सोल्व करी थर्ड और फर्स्ट, ये रही, फिर हमने सोल्व करी सेकंड थर्ड। तो पहले हमने तीनों क्या करा, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस हमने फाइंड किए। इतना नोट करेंगे पहले, ये क्वेश्चन अभी थोड़ा लेंथी है आगे, इतना नोट करेंगे पहले। चलो, अब इसके बाद अब मेरे पास ट्रायंगल के वर्टिसेस आ गए, यानी कि x1 y1 आ गया। अब मेरे पास x1 y1 तक ये वाला आ गया, पहले वाला c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, कोमा m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। दूसरा वर्टिसेस x2 y2, बट ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस होते हैं ना, तो x2 y2 कितना आ गया 0, c1। तीसरे वाला x3 y3 0, c2। अब मेरे पास ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस है। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसकी फिगर की यहाँ पे कोई जरूरत अब नहीं है। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या करा, तीनों इक्वेशन को पेयर में सोल्व करा, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट, और हमने क्या फाइंड किया पहले, ट्रायंगल के वर्टिसेस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो अब यहाँ पर लगाया जाएगा भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो क्या होगा 1/2, जहां से देखेंगे मोड x1, ये x1 इतना लंबा, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 इंटू y2 माइनस y3, ये रहा y2 माइनस y3 प्लस x2। देखो x2 0 है तो पूरा 0 बन गया, प्लस x3 भी 0 है तो वो भी रहता है 0 ही बन गया। ये तो अपना काम थोड़ा सा इजी हो गया, ये तो काम अपना थोड़ा सा इजी हो गया। अब 1/2 मोड कितना होगा, 1/2 मोड c2 माइनस c1, माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो ये भी क्या बन गया c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। और जिस तरह बुक में आंसर आ रखा है उस तरह लिख दो, बल्कि इसको कॉमन लेना चाहिए मेरे को, माइनस, इस वाले को कॉमन लो, जब आओ माइनस c1 माइनस c2, ये ऐसा कैसे रहने दो c1 माइनस c2। अब इस मोड से माइनस तो खत्म हो गया और ये बन गया c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या रह गया m1 माइनस m2। अब मोड की खासियत होती है कि वो न्यूमरेटर पर अलग आएगा, डिनोमिनेटर पर अलग आएगा। न्यूमरेटर पे स्क्वायर लगा हुआ है यानी कि पॉजिटिव है, तो इसके तो मोड की कोई जरूरत ही नहीं है, ये मोड सब प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ रखी है। और अपॉन में मोड आएगा, वो जरूरी है, m1 माइनस m2, और कॉन्स्टेंट तो मोड से बाहर रहता है, ठीक है। तो ये इसका ट्रायंगल का एरिया आ गया c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मोड m1 माइनस m2। तो पहले हमने ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस फाइंड करे और फिर ट्रायंगल का हमने एरिया का फॉर्मूला लगा के इसको फाइंड करा। चलो चलते हैं नंबर 15 पर। नंबर 15 ये भी इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा मगर आ जाता है एग्जाम में।
थोड़ा अलग क्वेश्चन है समझने का। ए लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1,5 ऑब्टेन द इक्वेशन। एक लाइन सेगमेंट इस तरीके से है कि उसका जो हिस्सा इन दोनों लाइन के बीच पड़ता है उसका मिड पॉइंट 1,5 है। फिर से सुनेंगे, एक लाइन सेगमेंट इस तरीके से है या एक लाइन इस तरीके से है, उसका जो हिस्सा इन दोनों लाइन के बीच पड़ता है वो 1,5 पर बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि 1,5 उसका मिड पॉइंट है। तो इस लाइन की इक्वेशन हमको बतानी है। नहीं समझ में आएगा, हमें पता है। तो पहले क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मत करो, क्वेश्चन को देखो और वहां पर क्वेश्चन में 3 बातें गिवन है। 2 तो इक्वेशन गिवन है लाइन की और 1 पॉइंट गिवन है। अभी पॉइंट को भी छोड़ दो, उसने कहा है कि 2 लाइन तो है मेरे पास, फिलहाल इन लाइंस को ड्रॉ करनी पड़ेंगी और एक्यूरेट एग्जैक्ट ड्रॉ करनी पड़ेंगी इनको। ठीक है, देखो बुक में ना वो चीज सोल्व नहीं कर रखी है उसने कि उसने कैसे उसको ड्रॉ कैसे करिए। देखो लाइन को ड्रॉ करना एक्चुअल में 9th 10th क्लास का काम है। तो यहाँ भी मैं भी आपको लाइन ड्रॉ करने का जो प्रोसेस है वो समझा तो दूंगा रफली, मगर मैं उसको क्वेश्चन में हम ऐड नहीं करेंगे कि क्वेश्चन पहले ही कैलकुलेशन से, और वैसे भी बहुत बड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ना तो बोर्ड इतना बड़ा है ना ही कॉपी का पेज इतना बड़ा है। तो जो लाइंस को ड्रॉ करने का जो प्रोग्राम होगा, जो प्रोसेस के जो हम रफ वर्क करेंगे, वो इतना सा रफ मान के नोट तो कर लेना बिल्कुल अपनी अपनी हेल्प के लिए, मगर उसको हम क्वेश्चन में ऐड नहीं करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला काम है क्वेश्चन को समझने के लिए कि इन लाइन्स को बनाओ। पहले सबसे पहले लाइन को बनाओ। ठीक, इन लाइन को बनाने के लिए जो मैं हमसे बताता हूँ कि सबसे पहले क्या करोगे, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, और फॉर लाइन वन के लिए, तो ये रफ मैं रफ कर रहा हूं, ये रफ वर्क है। लाइन वन के लिए पुट करो y इज इक्वल टू 0। जब y0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, y0 रखा, 4 गया उधर माइनस में, तो -4/5। तो यहां से पॉइंट बन के आया -4/5, 0। अब इसी लाइन में, इसी में x0 पुट करो, x0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी 4। तो इस ये आ गया 0.04। तो लाइन 1 तो जाएगी इन दोनों पॉइंट से होके। लाइन 2 पे आओ, लाइन 2 में पुट करो y इज इक्वल टू 0, 4 गया उधर, 3 गया अपॉन में, तो 4/3, तो ये हो गया 4/3, 0। अब इसमें x0 पुट करो, x0 पुट करो तो y आ जाएगा कितना, 1। तो पॉइंट आ जाएगा 0,1। तो पहले हमने क्या करा, इन दोनों लाइन को ड्रॉ करने के लिए पॉइंट फाइंड करें। पहले फर्स्ट लाइन में y0 पुट किया, x0 पुट किया और एक पॉइंट निकाल लिया। फिर दूसरी लाइन के क्वेश्चन में y0 पुट किया, x0 पुट किया और एक पॉइंट हमने यहां भी निकाल लिया। अब हम पहले इन लाइन्स को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला काम होगा इन लाइन्स को ड्रॉ करना क्वेश्चन को समझने के लिए। अच्छा, ये रफ वर्क होगा क्वेश्चन में। हाँ, अगर किसी को जरूरत है तो वो इसको क्वेश्चन में दिखा भी सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है। मैं इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है और वो करना भी नहीं है एक्चुअल में। तो ठीक, तो सबसे पहले देखो -4/5, देखो माइनस के 4/5 पड़ेगा एक्स एक्सिस पे और नेगेटिव डायरेक्शन में पड़ेगा, लगभग यहाँ मान लो ऐसे, और 0,4 पड़ेगा यहाँ पे, ये रहा 0,4। तो जो एक लाइन, जो पहले वाली लाइन है वो कुछ ऐसे बन के जाएगी, जो हमारी पहली लाइन है वो कुछ इस तरह बनेगी। ठीक है, पहली वाली जो लाइन दिखाई दे रही है बोर्ड पे आपको, वो इस तरह से बनेगी। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, लाइन 1 लिख दो ऐसे, 1 तो समझ जाना, लाइन 1 है ये वाली। इतनी बात से मैं आगे सबको, ये लाइन 1 है। अच्छा, इन पॉइंट्स की भी कोई जरूरत नहीं है एक्चुअल में, आप देखो तो इन पॉइंट्स की भी यहाँ पे तो लिख लेंगे, फिर भी हम लिख लेंगे, बल्कि लिख लेना चाहिए। ये पॉइंट कौन सा था, -4/5, 0, और ये पॉइंट आया है 0,4। दूसरी लाइन पे चलते हैं, 4/3, 0 एक्स एक्सिस पर और पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे कहीं जाके होगी, क्लियर है। और 0,1 वाई एक्सिस पर होगी 0,1, वो ये मान लिया मैं 0,1। तो जो दूसरी जो लाइन बनने वाली है हमारी, वो कुछ इन दोनों पॉइंट से हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, इसको हमने मान लिया लाइन 2, ये पॉइंट मान लो। ये पॉइंट हो गया मेरे पास, कितना माना मैंने इसको, 4/3, 4/3, 0, और ये पॉइंट कितना था 0,1। तो पहले हमने इन दोनों लाइनों को ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले हमने क्या करा, इन 2 लाइनों को ड्रॉ किया, और अब इन वैल्यूज की हमको कोई जरूरत नहीं, इनको हटा दो। तो ये जो 2 लाइनें गिवन है, अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन की वो क्या कह क्या रहा है हमसे। ए लाइन इज सच दैट,
एक लाइन इस तरीके से है जो एक लाइन इस तरीके से है जिसका ए लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइंस इन जो लाइन जो ऊपर ड्रॉ करी ये वाली लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में एक लाइन और है, ये है ये वाली, बल्कि थोड़ा सही नहीं बना। इन दोनों लाइंस के बीच में क्या है, एक लाइन और है, इन दोनों लाइंस के बीच में एक लाइन और है, ये रही। और ये लाइन जो है ना इस पॉइंट पर बाइसेक्ट होती है, 1,5 पर क्या हो रही है, बाइसेक्ट। तो क्योंकि 1,5 पड़ता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मतलब लाइन का पार्ट हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो लेना पड़ेगा। हमने इस लाइन को यहाँ पे क्यों नहीं ले लिया, कोई ये भी तो कह सकता है कि सर यहाँ ड्रॉ कर दो, अब भी तो लाइन बीच में पड़ेगी इन दोनों के, नहीं तो फिर मिड पॉइंट 1,5 नहीं बैठेगा ना, क्योंकि 1,5 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, इस वजह से। तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये लाइन लाइन 1 और लाइन 2 के एक तो बीच में है और 1,5 पर बाइसेक्ट होती है, यानी कि 1,5 इसका क्या है, मिड पॉइंट है। अब हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को एम और इस ब्लैक वाले पॉइंट को बी, ठीक। तो हमको लाइन ए बी की इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन ये है, फिर पढ़ेंगे, ए लाइन इज सच दैट its segment between the lines this and this is bisect at the point 1,5 obtain its equation। तो एक लाइन ए बी इस तरीके से है जो लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में है, इसके दो सेगमेंट के बीच में पड़ रहा है और 1,5 पर बाइसेक्ट होती है, यानी 1,5 इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो हमको इस ए बी की इक्वेशन बतानी है, ठीक। उसके लिए अब हमने एक काम करा कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए α1 और β1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए α2 और β2। तो जो पॉइंट ए है ना वो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब पॉइंट ए इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और पॉइंट बी इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक। तो लेट द रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड जो हमको फाइंड करनी है, तो लेट द रिक्वायर्ड लाइन, लेट द रिक्वायर्ड लाइन जो हमको फाइंड करनी है, लेट द रिक्वायर्ड लाइन intersects lines 1 intersects lines 1 and 2 at a α1 β1 and b α2 β2। क्या मतलब है, हमने कहा कि जो लाइन रिक्वायर्ड लाइन है जो हमको फाइंड करनी है वो लाइन 1 को और लाइन 2 को पॉइंट ए और बी पर, यानी कि पॉइंट ए α1 β1 और पॉइंट बी α2 β2 पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। हमने क्या कहा कि लेट द रिक्वायर्ड लाइन इंटरसेक्ट्स लाइन 1 and 2 एट α1 β1 एंड α2 β2। इस पर वो क्या करती है, इसको इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, इतनी बात। तो ये बताना कि जो ये पॉइंट होंगे, जो ये कोऑर्डिनेट होंगे ना α1 β1, ये लाइन 1 पे भी तो है, तो ये लाइन 1 की इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेंगे। 5α1 माइनस y कितना है, β1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये थर्ड। और जो ये 2 लाइन है इस पे कौन सा पॉइंट है, α2 β2, तो 3α2 प्लस 4 β2 माइनस पे 4 इज इक्वल टू 0, ये बन गई 4। ये इसको सेटिस्फाई तो करेंगे पॉइंट, ये पॉइंट इसको बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे, ठीक। अब एक काम करो, साथ साथ यहां से β1 की वैल्यू निकाल लो, बाई 3। यहां से β1 की वैल्यू क्या आएगी, 3 से 5α1 प्लस 4 और बाई 4 से β2 की वैल्यू क्या आएगी, β2 की वैल्यू आएगी 4 माइनस 3α2 बाई 4। ये हमने यहाँ से β1 और β2 की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमको इसकी थोड़ी देर बाद जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, इसलिए इतना हटाओ नीचे का। अब जो 0.15 है वो ए बी का मिड पॉइंट तो है, देख के बताओ, जो 0.15 है वो क्या है, ए बी का मिड पॉइंट, क्योंकि पॉइंट एम 1,5 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब क्योंकि ये ए बी का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से एक्चुअल में 1,5 आया कैसे रहा होगा, ये कैसे आया होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 करके,
अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 करके, और बीटा 1 प्लस बीटा 2 बाई 2 करके, ये ऐसे तो आया होगा। पहले वाला रखो पहले वाले के इक्वल, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इक्वेशन बन के आ गई अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 2, इसको हमने बोल दी 5। क्लियर है इतनी बात तो? ठीक है। और जब दूसरे वाले को दूसरे के इक्वल रखोगे, इस बीटा वाले को, ठीक है ना, बीटा 1 प्लस बीटा 2 बाई 2 इज इक्वल टू किसके कर दोगे, 5 के। तो बीटा 1 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू 10, और ये वैल्यू बीटा 1 की है, कितनी है, 5 अल्फा 1 प्लस 4, ये वैल्यू बीटा 2 की है 4 माइनस 3 अल्फा 2 बाई 4, और इज इक्वल टू कितना, 10। 4 से मल्टीप्लाई करो पूरे को, 4 5 जा 20 अल्फा 1, 4 4 जा 16 प्लस 4 माइनस की 3 अल्फा 2 इज इक्वल टू 40। तो 20 अल्फा 1 माइनस 3 अल्फा 2, 16 और 4 20, उधर गया तो 20 इज इक्वल टू, ये बन गई 6। तो 20 अल्फा 1 माइनस 3 अल्फा 2 इज इक्वल टू 20। मेरे को मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने अल्फा 1 और अल्फा 2 में दो इक्वेशन बना ली। अब हम इनको सोल्व करेंगे, और इनको सोल्व करके वैल्यू आ जाएंगी अल्फा 1 और अल्फा 2 की। इनको सोल्व करके वैल्यू आएंगी अल्फा 1 और अल्फा 2 की। तो सोल्विंग 5 एंड 6, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 2। तो 20 अल्फा 1 माइनस की 3 अल्फा 2 इज इक्वल टू 20, ये 5, ये 6। कैसे सोल्व करो इनको, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से और ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करो 3 से और ऐड कर दो। तो 3 अल्फा 1 और 20 अल्फा 1, तो 23 अल्फा 1, 23 अल्फा 1, 3 अल्फा 2, इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 20 26। तो अल्फा 1 की वैल्यू आ जाएगी 26 अपॉन 23। और देखो बाकी मैं कैलकुलेशन है तो बुक में लिख देता हूँ, अल्फा 2 की निकल के आएगी, अल्फा 2 की निकल के वैल्यू आएगी 20 अपॉन 23, क्योंकि अब तो मुझे पता है कर ही लेंगे, ठीक है। और जब अल्फा 1 अल्फा 2 आ गए, तो ये वैल्यू बीटा यहाँ पर रखे बीटा फाइंड कर सकते हैं हम। हमारे पास सारे पॉइंट आ जाएंगे ना, अल्फा 1 भी, बीटा 1 भी, अल्फा 2 बीटा 2 सब आ जाएंगे हमारे पास, और फिर हम दो पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो बीटा 1 कितना हो जाएगा मेरे पास, अब बीटा 1 होगा 5 अल्फा 1, 5 इंटू अल्फा 1 प्लस 4। तो बीटा 1 भी कितना हो गया, बीटा 1 भी कितना हो गया हमारे पास, 222 अपॉन 23, 222 अपॉन 23। और बीटा 2 की जरूरत नहीं है, बीटा 2 की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो ये सब वैल्यू मैंने निकाल ली। अब इतना नोट करो पहले, फिर देखते हैं आगे। इतना पहले नोट करेंगे एक बार। अब हमारा जो काम है मेन क्वेश्चन में, मेन काम हमारा क्या है, ए बी की इक्वेशन फाइंड करना, ठीक। तो पॉइंट ए, इसके बाद यहां तक करने के बाद हमको लिखना है पॉइंट ए। पॉइंट ए एक्चुअल में क्या है, अल्फा 1 बीटा 1। और अल्फा 1 बीटा 1 कितना आया था, ये रहा अल्फा 1 26 अपॉन 23। बीटा 1 कितना आया, 222 अपॉन 23। तो एक पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा। तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला लगाओ। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब सुनो, x1 कोमा y1 का काम तो यही पॉइंट करेगा, 26 अपॉन 23, 222 अपॉन 23। और x2 कोमा y2 का काम करेगा m1,5। और दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की जो इक्वेशन होती है, फॉर्मूला लगा देंगे हम, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। सो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1
इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और आगे की कैलकुलेशन आपको अपने आप करनी है, क्योंकि क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था वो सब मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब तो केवल ये एलसीएम वगैरह लेकर सिंपल बच्चों वाली कैलकुलेशन रहेगी, इसको खुद कर लेना। तो इक्वेशन को फिर जनरल फॉर्म में लाकर लिख देना, 107x माइनस कितना 3y माइनस 92 इज इक्वल टू 0। बेसिक कैलकुलेशन है सिंपल सी, 107x माइनस का 3y माइनस 92। तो इस तरह मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना तो। चलो अब रह गया है एक और एग्जांपल, लास्ट देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर लास्ट 16, show that the path of a moving point such that its distance from two lines this and this are equal is a straight। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इसने हमको दो लाइन दे रखी है, मान लो दोनों लाइन इस तरीके से हैं, एक कोई पॉइंट है जो इस तरह मूव करता है, ये पॉइंट मूविंग में है, मूवमेंट में है, मतलब मूव कर रहा है, कभी यहाँ है कभी यहाँ है कभी यहाँ है कभी, लेकिन इसकी एक खास बात है पॉइंट की, ये मूव करता हुआ जहां भी हो रहेगा इन दोनों के बीच में एक तो, और इसकी डिस्टेंस इस लाइन से और इसी की डिस्टेंस इस लाइन से हमसे इक्वल होती है। अब जैसे यहाँ पहुंच गया ना, तो इसकी डिस्टेंस इस लाइन से और इसकी डिस्टेंस इस लाइन से ये अब भी इक्वल है, इसकी डिस्टेंस इस लाइन से और इसकी डिस्टेंस लाइन से ये अब भी इक्वल है। तो एक पॉइंट जो मूवमेंट में है वो इन दो लाइनों के बीच में है, और इस प्रकार मूवमेंट कर रहा है कि इसकी डिस्टेंस हमेशा इन दोनों पॉइंट से इक्वल रहती है। तो सो दैट इट्स पाथ, इसका जो ये पाथ है, जो इसका ये पाथ है वो एक्चुअल में ऐसा जिगजैग वाला नहीं है, वो कह रहा है कि सो दैट इट्स पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन, और ऐसा तभी से पॉसिबल होगा। फिर से देखो, अगर ये दो लाइन मैंने बनाई है ये वाली, और इनके बीच में अगर कोई पॉइंट है और इसकी डिस्टेंस यहाँ से और इसकी डिस्टेंस यहाँ से इक्वल है, अभी मूवमेंट में है, मान लो ये बिल्कुल ये अगर यहाँ पहुंच गया, अब भी इक्वल है, अब भी इक्वल है डिस्टेंस। तो ये कब पॉसिबल है, जब ये पॉइंट का पाथ एक स्ट्रेट लाइन होगा, इस पॉइंट का जो पाथ है ये क्या होगा, कि स्ट्रेट लाइन होगा। अभी हमने देखा था आपको इस तरफ जिगजैग सा बन गया था ना, तो ये यही प्रूव करने के लिए कह रहा है कि सो दैट द पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट, सो दैट द पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट सच दैट इट डिस्टेंसेस फ्रॉम द लाइंस दिस एंड दिस आर इक्वल इज ए स्ट्रेट लाइन। तो कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस हमेशा इन दोनों लाइन से इक्वल रहती है, उसके पाथ को हमको स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, ठीक। तो लेट द कोऑर्डिनेट, तो लेट द coordinates of required point, let the coordinates of required point be h comma k। रिक्वायर्ड पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए, h comma k। ये रफ फिगर है, ये ऐसे है ये ऐसे है, पॉइंट h comma k यहाँ पे है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से और इसकी डिस्टेंस यहाँ से हमेशा इक्वल है। तो डिस्टेंस ऑफ लाइन 1 फ्रॉम पॉइंट h comma k, distance of line 1 from point h comma k is equal to distance of line 2 is equal to distance of line 2 from point h comma k। देखो फिगर तो हमको बनानी नहीं है, फिगर तो बनानी ही नहीं है, वो बनेगी ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ लाइन 1 की डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट h comma k इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ लाइन 2 फ्रॉम पॉइंट h comma k। लाइन 1 की डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट h comma k से इक्वल है डिस्टेंस ऑफ लाइन 2 की फ्रॉम पॉइंट h comma k से, मतलब कि पॉइंट h comma k की डिस्टेंस लाइन 1 से और पॉइंट h comma की डिस्टेंस लाइन 2 से दोनों इक्वल है। लगाओ डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, क्या था, मोड 3, ये फॉर्मूला होता है ना, नहीं समझना ये बात, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब लगाओ इस वाले के लिए 3h प्लस 2k माइनस 5 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज किया हमने डिस्टेंस वाला, मोड ax1 प्लस by1
प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है क्या? ए एक्स वन, भाई क्या करते हैं, 5 को उधर लिया उठा करके 5 इधर भेज दो दोनों में से, तो ऐसे बन जाएगी ना 3x1 माइनस 2y माइनस 5, और पॉइंट क्या था, एच के भर दो, एक्स की जगह एच, वाई की जगह के। ठीक है, अब ये इससे नीचे नीचे तो कैंसिल हो गया, तो मोड 3h माइनस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू मोड 3h प्लस 2k माइनस 5। अभी मोड कैसे रिमूव होगा, इस मोड को रिमूव करने का तरीका होगा कि 3h माइनस 2k माइनस 5 इज इक्वल, माइनस लगाओ, सॉरी प्लस माइनस लगाओ, 3h प्लस 2k माइनस 5, मोड रिमूव कर दो। ठीक, अब ये दोनों केस में सोल्व करेंगे इसको अलग अलग। केस फर्स्ट, जब इसको प्लस लेंगे तो 3h माइनस 2k माइनस 5 प्लस लेंगे जो है ना, तो 3h माइनस 2k माइनस 5, तो दोनों तरफ से 3h कैंसिल, दोनों तरफ से 5 कैंसिल, तो माइनस के 4k इज इक्वल टू 0, तो क्या बना, k इज इक्वल टू 0। देखो किसी भी, जैसे ये क्वेश्चन है ना पाथ फाइंड करने के लिए आया है, सो दैट द पाथ, तो पाथ का तरीका होता है कि पहले h k में एक रिलेशन बना लो और बाद में h की जगह पुट कर दो x, k की जगह पुट कर दो y। ये तरीका होता है लोकस फाइंड करने का। लोकस मीन्स पाथ फाइंड करने का। तो इंप्लाइज दैट ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 0। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कैसे आया, बल्कि एक काम कर दो, लिख दो, लिख दो, h की जगह रखते हैं x, k की जगह y, तो लिखो फॉर लोकस ऑफ पाथ। फॉर लोकस का मतलब क्या होता है, पाथ का रास्ता, बिंदु पथ। फॉर लोकस ऑफ पाथ पुट कर दो, अगर h होता है तो x पुट करना है, k है तो y पुट करना है, k इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0, तो हमने क्या पुट कर दिया कि इस पॉइंट का जो पाथ है वो y इज इक्वल टू 0 है, और y इज इक्वल टू 0 क्या होता है, x एक्सिस, यानी कि स्ट्रेट लाइन तो होती है, विच इज स्ट्रेट लाइन, विच इज ए स्ट्रेट लाइन, विच इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब लोग केस सेकंड, अब केस सेकंड में क्या करना है, नेगेटिव ले लो यहां से, जहां से हमने प्लस माइनस दो केस बनाए थे ना, अब वहां पे नेगेटिव ले लो, 3h माइनस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस के 3h प्लस 2k माइनस 5, तो 3h माइनस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3h माइनस 2k प्लस 5। इस बार माइनस 2k कैंसिल, 3h और 3h 6h, और उधर 5 और 5 10, तो 3h इज इक्वल टू 5। तो फॉर लोकस ऑफ पाथ, फॉर लोकस ऑफ पाथ, इस बार h आया है ना, तो पुट कर दो h इज इक्वल टू x, तो 3x इज इक्वल टू 5। तो देखो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है, विच इज ए स्ट्रेट लाइन, विच इज ए स्ट्रेट लाइन, तो ये तो प्रूव करना है हमको कि इस पॉइंट पर पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, तो यहाँ भी स्ट्रेट लाइन आया, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन आया। तो इसी तरह हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 कंप्लीट हो गया। तो हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज के 6 एग्जाम्पल जो कि लंबे लंबे बड़े बड़े थे और अलग अलग तरीके के, सब कंप्लीट हो गए हैं। इसको नोट करेंगे, कोई भी बात समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट करके बताएंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।